हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश बी हाई बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है साउंड ऑफ म्यूज़िक, संगीत की ध्वनि। तो इस चैप्टर के हम सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। पार्ट 1, एवलिन ग्लेनीज लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी साउंड को सुनती है बिना इसका श्रवण किए, यानी कि बिना इसको सुने हुए। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। नंबर 1 है कि आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कुछ शब्दों में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो एवलिन की क्या उम्र थी या क्या आयु थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई। तो इसका आंसर है कि एवलिन वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। तो एवलिन केवल 17 साल की थी व्हेन जब शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी तब एवलिन की आयु 17 ईयर्स थी, 17 साल थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड। उसके बहरेपन का पहली बार कब देखा गया, यानी कि वह कब नोटिस किया गया, उसका कब पता चला। व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड, और यह इसकी पुष्टि कब हुई, यानी कि यह कब कन्फर्म हुआ कि वह बहरी है। तो इसका आंसर है कि एवलिन्स डेफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय हर मदर। एवलिन के बहरेपन का सबसे पहली बार किसे पता चला, उसकी माँ का ध्यान गया। उसकी माँ ने सबसे पहले नोटिस किया। व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, जब वह 8 साल की थी तब उसकी माँ ने सबसे पहले नोटिस किया। इट वॉज कन्फर्म्ड बाय अ स्पेशलिस्ट व्हेन शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, और इसे कंफर्म किसने करा, एक स्पेशलिस्ट ने, एक विशेषज्ञ के द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी जब वह 11 वर्ष की थी, यानी कि जब वह 11 ईयर्स ओल्ड थी तब एक स्पेशलिस्ट के द्वारा इसे कंफर्म किया गया था। सेकेंड है आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स। हर क्वेश्चन का आंसर एक शॉर्ट पैराग्राफ में देना है जिसमें 30 से 40 वर्ड्स होने चाहिए। क्वेश्चन 1 है हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक। म्यूज़िक में कंटिन्यू रखने के लिए, यानी कि म्यूज़िक में निरंतरता बनाए रखने में उसकी हेल्प किसने की। व्हाट डिड ही डू एंड से, उसने क्या किया और कहा। आंसर है पर्कशनिस्ट। देखिए इसमें आर साइलेंट रहेगा, तो पर्कशनिस्ट वो क्या होते हैं, ढोल बजाने वाले। रॉन फॉप्स, जिसका नाम क्या था, रॉन फॉप्स, हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक। उन्होंने उसकी हेल्प की म्यूज़िक में कंटिन्यू करने के लिए, म्यूज़िक से निरंतरता बनाए रखने में उसकी हेल्प की। ही ट्यून्ड 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने 2 बड़े ड्रम्स को या 2 बड़े ढोलों को अलग अलग नोट्स पर स्वरित किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उसने क्या कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही सेड, उसने कहा ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से, अदर वे से समझने का प्रयत्न करो, इसे सेंस करने की कोशिश करो, उसने यह कहा। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। उन विभिन्न प्लेसेज यानी कि स्थानों और कॉजेज यानी कारणों को नोमित करें या उनका नाम करें जिनके लिए एवलिन संगीत सभाएं करती है। तो आंसर है एवलिन प्लेज फॉर द रेगुलर कंसर्ट्स। एवलिन जो रेगुलर कंसर्ट होते थे, यानी कि जो नियमित संगीत सभाओं के लिए प्लेज करती है, यानी कि उनके लिए वादन करती है। एवलिन गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जेलों और अस्पतालों में निःशुल्क, फ्री में संगीत की सभाएं करती है। शी ऑल्सो गिव्स
हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वह जो यंग म्यूजिशियंस हैं या जो युवा संगीतकार हैं उनकी कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है, यानी कि वह वहाँ अपनी सभाएं करने के लिए सबसे पहले जाती है। नंबर 3 है कि आंसर द क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। क्वेश्चंस के आंसर आपको 2 या 3 पैराग्राफ्स के अंदर देने हैं, जिनमें 100 to 150 वर्ड्स होने चाहिए। क्वेश्चन 1 है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन को म्यूजिक कैसे सुनाई पड़ता है? आंसर है, डीफ एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। डीफ एवलिन यानी कि जो बहरी एवलिन है, उसने संगीत में ही अपनी रुचि को बनाए रखने का दृढ़ निश्चय किया हुआ था। पर्कशनिस्ट रोन फॉब्स ट्यून्ड 2 large drums to different notes। पर्कशनिस्ट यानी कि थाप वाले वाद्ययंत्र बजाने वाले या ढोल वाले वाद्ययंत्र बजाने वाले रॉन फॉब्स ने 2 बड़े लार्ज ड्रम्स यानी कि 2 बड़े ड्रम्स को, ढोल को अलग अलग डिफरेंट नोट्स पर, स्वरों पर स्वरित किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उसने क्या कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से नहीं सुनना। ही सेड, उसने कहा। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी अन्य तरह से समझने का प्रयत्न करना। सडनली शी रियलाइज शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अचानक से उसने अनुभव किया कि वह जो हायर ड्रम है, जो ऊंचा ढोल है, उसको कमर के ऊपर से, और जो लोअर ड्रम है यानी कि जो नीचे वाला ढोल है, उसको कमर के नीचे से अनुभव कर सकती है। यह उसने अचानक से फील किया, अनुभव किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने इस अभ्यास को दोहराया। सून शी डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और शीघ्र ही उसने यह रियलाइज किया, यह पाया कि वह अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से यानी कि डिफरेंट पार्ट से निश्चित स्वरों को समझ सकती थी। शी ऑल्सो एक्सप्लेन्स, उसने यह भी बताया, म्यूजिक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, म्यूजिक संगीत मेरे शरीर के हर पार्ट में, हर अंग में से प्रवेश करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरी स्किन में से, माई चीक्स, माई चीक बोन, मेरी गालों की हड्डियों, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी यह टिंगल्स यानी कि सनसनाहट पैदा करता है। वैन शी प्लेस द जाइलोफोन, और जब वह जाइलोफोन बजाती है, प्लेस करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो जब वह जाइलोफोन बजाती है तो जो ध्वनि है, जो साउंड है, वह छड़ियों में से होकर के उसकी उंगलियों के छोरों में प्रवेश करती है। इनटू हर फिंगर टिप्स यानी कि उंगलियों के छोरों में प्रवेश करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और ड्रमों का सहारा लेने से, शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू द बॉडी, ढोलों का सहारा लेने से वह गूंज को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए अनुभव करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर या लकड़ी की सेज पर, शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते उतार देती है, सो जिससे कि दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, जिससे कि जो कंपन है, वाइब्रेशंस हैं, वह पास थ्रू हर बेयर यानी कि उसके पाँव में से होकर के उसकी टांगों में आ जाएं, जिससे कि वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते उतार देती है। पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, टिक द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं,
तो इसमें हमें जो राइट आंसर है उस पर राइट लगाना है। तो आइए इन्हें हम उत्तर के साथ में देखते हैं। तो द और ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है शहनाई और पुंगी, इन दोनों में से हमें एक को सेलेक्ट करना है। वॉज अ रीडिड नॉइज मेकर, तो इसमें पुंगी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और पुंगी को ब्लैंक ब्लू कलर से हमने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें से जो राइट वन है वह क्या है, पुंगी। तो द पुंगी वॉज अ रीडिड नॉइज मेकर, रीडिड यानी सरकंडे वाली, नॉइज मेकर आवाज़ करने वाला कोई यंत्र, तो इसमें क्या आएगा, पुंगी। नंबर 2 है बिस्मिल्लाह खान, फिर कॉमा है ए बारबर और फिर कॉमा है अली बख्श, यानी कि इन तीनों में से हमें किसी जो राइट वन है उसे चुनना है। तो ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू अ शहनाई, उन्होंने पुंगी को शहनाई के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। तो इन तीनों में से क्या है आंसर इसका, ए बारबर, एक नाई जिसने पुंगी को शहनाई के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर नंबर 3 है कि बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वर, बिस्मिल्लाह खान के जो पैतृक एंसेस्टर थे वो क्या थे, तो इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है बार्बर या फिर प्रोफेशनल म्यूजिशियन। तो इन दोनों में से हमें जो राइट वन है वह चुनना है। तो इनमें से सही क्या है, प्रोफेशनल म्यूजिशियन, यानी कि बिस्मिल्लाह खान के जो एंसेस्टर थे पैटर्नल, वह क्या थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। नंबर 4 है बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को बजाना किससे सीखा था, तो इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है अली बख्श, पैगंबर बख्श या फिर उस्ताद फैयाज खान। तो इन तीनों में से हमें जो राइट वन है वह चूज़ करना है। तो यहाँ पर राइट वन क्या है, अली बख्श, तो ब्लू कलर में अंडरलाइन किया हुआ है अली बख्श। तो अली बख्श कौन है, जिनसे बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना सीखा। फिर नंबर 5 पर बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू, बिस्मिल्लाह खान की पहली विदेशी यात्रा कहाँ पर थी, यानी कि वो सबसे पहले बाहर कहाँ गए थे, तो इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है अफ़गानिस्तान, कॉमा USA, कॉमा कनाडा। तो इन तीनों में से जो राइट वन है वह हमें चूज़ करना है। तो सबसे पहले वो कहाँ गए विदेशी यात्रा, उनकी पहली कौन सी थी, अफ़गानिस्तान। तो देखिए ब्लू कलर से नीचे अंडरलाइन किया हुआ है अफ़गानिस्तान। नंबर 2 है फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स फीलिंग्स अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो, इस टेक्स्ट में से वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जो ये दिखाते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की फीलिंग्स इन आइटम्स के प्रति कैसी थी। देन मार्क्स अ टिक इन द करेक्ट कॉलम, तब हमें कॉलम के अंदर करेक्ट करना है। डिस्कस योर आंसर्स इन क्लास, अपने इस आंसर को क्लास के अंदर डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बिस्मिल्लाह खान की फीलिंग्स दे रखी हैं, जैसे म्यूज़िक के प्रति, वर्ल्ड, फिल्मी वर्ल्ड, USA गए थे, तब प्लेइंग एट टेम्पल्स, गेटिंग द भारत रत्ना, द बैंक ऑफ गंगा, लीविंग बनारस एंड ड्रमरोन। तो इनके बारे में बिस्मिल्लाह खान की जो फीलिंग्स थी पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी या फिर न्यूट्रल थी, तो वह हमें इनके सामने टिक करनी है। तो आइए इन्हें आंसर के साथ में देखते हैं। तो नंबर है टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक, बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाने के लिए उनकी फीलिंग कैसी थी, तो वो क्या कहते थे कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। तो इसमें क्या आएगा, उनकी फीलिंग कैसी थी, पॉजिटिव। अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाने के लिए वो क्या कहते थे कि ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, तो अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए। तो ये कैसी फीलिंग है, उनकी पॉजिटिव फीलिंग थी। तो बच्चों को म्यूज़िक सिखाने के लिए उनकी फीलिंग कैसी है, पॉजिटिव। नंबर 2 है द फिल्म वर्ल्ड, तो फिल्म वर्ल्ड में यानी कि इनके प्रति उनकी कैसी फीलिंग थी, तो आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। तो उन्होंने फिल्मी दुनिया के लिए क्या कहा था कि मैं आर्टिफिशियली और इस ग्लैमर वाली फिल्म वर्ल्ड में नहीं आऊँगा। तो इसके प्रति, फिल्मी वर्ल्ड के प्रति उनकी फीलिंग कैसी थी, नेगेटिव।
उसके बाद है माइग्रेटिंग टू द यूएसए माइग्रेट करने के बारे में उनकी फीलिंग कैसी थी। तो अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक स्टूडेंट ने उनसे एक बार कहा था कि एक शहनाई का स्कूल आप यूएसए में भी, वह चाहता है कि आप यूएसए में भी खोलें। तो खान साहब ने पूछा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो क्या वह रिवर गंगा को यहाँ लाने में, ट्रांसपोर्ट करने में एबल अगर है तो वह भी वहाँ पर शहनाई स्कूल खोल देंगे। तो इस प्रकार से इस विषय पर यानी कि माइग्रेटिंग टू द यूएसए फीलिंग पर उनके जो विचार थे वो कैसे थे, नेगेटिव थे। फिर है नंबर 4 पर प्लेइंग एट टेम्पल्स। टेम्पल में बजाने पर, मंदिरों में बजाने पर उनकी फीलिंग्स कैसी थी। अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्लेस द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। वह एक डिवोटी मुस्लिम के जैसे हर रोज़ सुबह नेचुरली काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई का वादन करते थे। तो इस विषय पर वह उनकी फीलिंग्स कैसी थी, पॉजिटिव फीलिंग थी। फिर नंबर 5 पर है गेटिंग द भारत रत्न, और भारत रत्न मिलने पर उनकी फीलिंग कैसी थी। हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस। उनकी आइज़ जो थी वो बहुत रेयर हैप्पीनेस, जिनमें बहुत कभी कभी ही खुशी देखने को मिलती थी, उनसे चमक रही थी। यानी कि भारत रत्न मिलने पर उनकी फीलिंग कैसी थी, पॉजिटिव फीलिंग थी। नंबर 6 है द बैंक्स ऑफ द गंगा। नंबर 1 वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली वाराणसी एंड द होली गंगा। गंगा के किनारे के बारे में उनके क्या ख्याल थे कि जब वह मुंबई में होते थे तो वो केवल वाराणसी और होली गंगा के विषय में ही सोचते थे। तो यानी कि द बैंक ऑफ द गंगा के विषय में उनके कैसे विचार थी, कैसे फीलिंग्स थी, पॉजिटिव फीलिंग्स थी। फिर नंबर बी पर कि गंगा बिकेम हिज फेवरेट हॉन्ट। गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव फाइस एंड इवेंट रागास। यानी कि जो गंगा का तट था वह उन्हें इम्प्रोवाइज करने के लिए और नए नए राग खोजने के लिए बहुत प्रेरित करता था। तो इस विषय पर उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स थी। फिर है लीविंग बनारस एंड डुमरौन। बनारस और डुमरौन को छोड़ने पर उनकी फीलिंग्स कैसी हैं। तो खान साहब इज एक्सटेंडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरौन। तो जो खान साहब थे वो बनारस और डुमरौन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एंड द रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। और वो पूरे संसार में उनके लिए सबसे ज़्यादा वंडरफुल टाउन थे, कस्बे रहे हैं। बनारस और डुमरौन को छोड़ने में उनके किस तरह की फीलिंग्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स है, यानी कि वह उनको वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहते। तो यानी बनारस और डुमरौन को छोड़ने पर उनके जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल नेगेटिव हैं, वो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। अब है बिस्मिल्लाह खान्स फीलिंग अबाउट। तो यहाँ पर देखिए हमने एक टेबल बनाई है जिसमें उनकी फीलिंग्स को, अगर पॉजिटिव है तो उसके आगे टिक, अगर नेगेटिव है तो उसके आगे टिक, और अगर न्यूट्रल है तो उसके आगे टिक हमें करना है। तो टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक, तो उनकी फीलिंग कैसी है, पॉजिटिव। तो हमने राइट का यहाँ पे साइन लगाया है। द फिल्म वर्ल्ड, उनके प्रति कैसी फीलिंग है, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए ये नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव के नीचे हमने राइट वन करा है। उसके बाद है माइग्रेटिंग टू द यूएसए। तो इसके लिए कैसी थी उनकी, यूएसए जाने के लिए उनकी फीलिंग कैसी थी, नेगेटिव। फिर है प्लेइंग एट टेम्पल्स, मंदिरों में बजाने के लिए कैसी थी फीलिंग उनकी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के आगे हमने टिक करा है। उसी प्रकार है गेटिंग द भारत रत्न, भारत रत्न प्राप्त करने पर कैसी फीलिंग थी, पॉजिटिव। फिर द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा के किनारों के बारे में कैसी फीलिंग थी, पॉजिटिव। फिर है लीविंग बनारस एंड डुमरौन, बनारस और डुमरौन को छोड़ने के लिए कैसी थी फीलिंग, नेगेटिव। थर्ड है आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स। इन क्वेश्चंस के आंसर 30 या 40 वर्ड्स में देने हैं। क्वेश्चन 1 है कि वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी बजाने को
बैन क्यों कर दिया या प्रतिबंधित क्यों किया? आंसर है एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी। एम्परर औरंगजेब ने यानी कि सम्राट औरंगजेब ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र पुंगी को प्ले करने से यानी कि बजाने से बैन इसलिए कर दिया या प्रतिबंध इसलिए लगा दिया था इन द रॉयल रेजिडेंसी फॉर पुंगी। रॉयल रेजिडेंसी यानी कि शाही निवास में बजाने पर प्रतिबंध इसलिए लगा दिया था फॉर पुंगी वॉज अ रीडेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो पुंगी है वह एक रीडेड यानी कि नरकत या गन्ने से बनी हुई वाद्य यंत्र थी, इंस्ट्रूमेंट थी। एंड और व्हेन इट वॉज प्लेड जब इसे बजाया जाता था इट प्रोड्यूस्ड अ श्रिल, तो यह एक श्रिल यानी होता है तीक्ष्ण तीखी, तो यह एक तीक्ष्ण अनप्लीजेंट साउंड, तो यह एक तीक्ष्ण और अनप्लीजेंट यानी कि जो अच्छी नहीं लगती है असुहावनी ध्वनि उत्पन्न करती थी। औरंगजेब डिड नॉट लाइक दिस हार्श साउंड, औरंगजेब इसकी जो हार्श साउंड थी यानी कि जो कर्कश आवाज़ थी उसको पसंद नहीं करता था, इसलिए एम्परर औरंगजेब ने इसे बैंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? शहनाई पुंगी से कैसे डिफरेंट होती है, कैसे भिन्न होती है, यानी कि शहनाई और पुंगी में क्या डिफरेंस होता है? आंसर है द पाइप ऑफ शहनाई इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। शहनाई का जो पाइप होता है वह लॉन्गर यानी कि ज़्यादा लंबा एंड ब्रॉडर और ज़्यादा अधिक चौड़ा होता है या अधिक बड़ा होता है देन पुंगी, पुंगी से। इट हैज़ 7 होल्स विच इम्प्रूव इट्स टोनल क्वालिटी। इसमें यानी कि शहनाई में 7 होल्स यानी कि 7 छिद्र होते हैं जिससे कि इसकी टोनल क्वालिटी या स्वर क्वालिटी को सुधार दिया है। द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ सम ऑफ दीज होल्स प्रोड्यूस सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड। इनमें से कुछ होल्स के बंद करने और खोलने पर कोमल और मेलोडियस यानी कि मधुर साउंड उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? शहनाई को पारंपरिक रूप से कहाँ बजाई जाती थी? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? और बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे बदला? आंसर है ट्रेडिशनली यानी कि पारंपरिक रूप से शहनाई वॉज प्लेड इन टेम्पल्स। शहनाई कहाँ बजाई जाती थी? मंदिरों में और एट वेडिंग्स और विवाह समारोह में बजाई जाती थी। बिकॉज क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। बिस्मिल्लाह खान चेंज्ड दिस बाय ब्रिंगिंग इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। बिस्मिल्लाह खान ने इसे क्लासिकल स्टेज पर यानी कि शास्त्रीय मंच पर ला करके और बाय इम्प्रोवाइजिंग एंड इन्वेंटिंग रागाज कंसिडर्ड बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, और ऐसे रागों को जो कि शहनाई की सीमा से बाहर समझे जाते थे उनको सुधार करके व आविष्कार करके इसे बदला। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? बिस्मिल्लाह खान को बड़ा अवसर बिग ब्रेक कब और कैसे प्राप्त हुआ? आंसर है विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग होने पर यानी कि खुलने के साथ ही केम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान को बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वह शीघ्र ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ पर शहनाई वादन किया? वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक?
और यह घटना हिस्टोरिक क्यों थी या ऐतिहासिक क्यों थी? आंसर है कि बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पर शहनाई वादन किया। द इवेंट वॉज हिस्टोरिक, यह घटना ऐतिहासिक थी, बिकॉज क्योंकि इट वॉज द ऑफिशियल फंक्शन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि यह भारत के इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस का ऑफिशियल इवेंट था, यानी कि आधिकारिक कार्यक्रम था। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। शहनाई के साथ में राष्ट्र का अभिवादन करने वाले वे प्रथम भारतीय बन गए। क्वेश्चन नंबर 6, Why did Bismillah Khan refuse to start a शहनाई स्कूल इन द USA? बिस्मिल्लाह खान ने USA यानी कि अमेरिका में शहनाई विद्यालय चलाने से इनकार क्यों कर दिया, क्यों मना कर दिया? तो आंसर है बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA। बिस्मिल्लाह खान ने USA में एक शहनाई स्कूल स्टार्ट करने से मना कर दिया, बिकॉज क्योंकि he exceedingly loved the unique मट्ठा of डोमरोन, the गंगा and हिंदुस्तान, क्योंकि वे डोमरोन के मट्ठा, गंगा और हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिज अमेरिकन, और उस अमेरिकन के लिए यह असंभव था टू ट्रांसपोर्ट दीज ऑल टू द USA, कि वह इन सभी को USA ले जाए, यानी कि उस USA वाले विद्यार्थी के लिए इन सभी को USA ले जाना संभव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट कि बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। मूल पाठ में से 2 ऐसे दृष्टांत या घटना या उदाहरण तलाशने हैं जो ये बताएं कि बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस को प्रेम करते हैं। आंसर है द फर्स्ट इंस्टेंस, पहला दृष्टांत है, इन हिज वर्ड्स इज, उनके शब्दों में है, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, कि जब भी कभी मैं विदेश में होता हूँ तो आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान को देखने की तड़प बनी रहती है। द सेकेंड इंस्टेंस इज, और जो दूसरा दृष्टांत है, वाइल इन मुंबई, जब मुंबई में होता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मैं केवल बनारस और होली गंगा यानी कि पवित्र गंगा के विषय में ही सोचता रहता हूँ। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, नंबर 1 है लुक एट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को देखिए। नंबर 1 है एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, तो टू लिव। फिर है नंबर 2 पर एवलिन मैनेज टू कंसील हियर हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। द इटैलिस्ट पार्ट्स आंसर द क्वेश्चंस, जो इटैलिक फ्रेज में लिखे, जो इटैलिक स्टाइल में लिखे हुए पार्ट है वह इस क्वेश्चन का आंसर है। What was एवलिन डिटरमाइंड टू डू, एवलिन ने क्या डिटरमाइन किया, एंड वॉट डिड एवलिन मैनेज टू डू, और एवलिन ने क्या मैनेज किया। दे बिगेन विद अ टू वर्ब, टू लिव और टू कंसील। इटैलिकाइज्ड भाग प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि व्हाट वाज एवलिन डिटरमाइंड टू डू तथा व्हाट डिड एवलिन मैनेज टू डू, तो ये टू वर्ब, टू लिव और टू कंसील से शुरू होते हैं। Complete the following sentences beginning with a to verb. Try to answer the question in bracket. इन फॉलोइंग जो सेंटेंसेज हैं इनको कंप्लीट करना है, तो जो वर्ब है वह टू के साथ में शुरू करनी है। इनको क्वेश्चंस का आंसर हमें ब्रैकेट में से देख करके पूरा करना है। तो निम्न वाक्यों को पूरा करें, टू वर्ब से आरंभ करें और कोष्ठक में दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए जैसे दे रखा है द स्कूल स्पोर्ट्स टर्म होप्स, और ब्रैकेट में दे रखा है व्हाट डज इट होप टू डू।
तो आइए इनके आंसर्स देखते हैं। तो नंबर 1 है द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स टू बी स्टेट चैम्पियन। तो स्कूल की जो स्पोर्ट्स टीम है वह क्या होप करती है, क्या आशा करती है कि टू बी स्टेट चैम्पियन होने की आशा स्कूल स्पोर्ट्स टीम करती है। वी विल वॉन्ट टू मेक, क्या चाहते हैं, प्रोग्रेस इन लाइफ। वॉट डू वी ऑल वॉन्ट टू डू, हम सब क्या चाहते हैं, तो वी ऑल वॉन्ट टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ। फिर नंबर 3 है कि दे एडवाइस, देखिए यहाँ पे नंबर 3 क्या दे रखा है कि दे एडवाइस द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर। व्हाट डिड दे एडवाइस हर टू डू, उन्होंने उसको क्या एडवाइस दी, जो हियरिंग इम्पेयर्ड थी यानी कि सुनने में जिसको प्रॉब्लम थी, उस बच्चे की मदर को उन्होंने क्या एडवाइस किया। तो यहाँ पे देखिए आंसर में किस तरह से लिखेंगे कि दे एडवाइस द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर टू सेंड हर टू ए स्कूल फॉर द डीफ। उन्होंने जो हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड की जो मदर थी उसको एडवाइस किया कि वह उसे जो डीफ स्कूल होते हैं वहाँ पर उसे भेजें, ले जाएं। नंबर 4 है कि द अथॉरिटीज़ परमिटेड अस, अथॉरिटीज़ ने हमें परमिशन दी। व्हाट डिड द अथॉरिटीज़ परमिट अस टू डू, अथॉरिटीज़ ने हमें क्या करने के लिए परमिशन दी। तो यहाँ पर देखिए आंसर है कि द अथॉरिटीज़ परमिटेड अस टू यूज़ लाइब्रेरी ऑन हॉलीडे टू, और अथॉरिटीज़ ने हमें परमिशन दी कि हम लाइब्रेरी को हॉलीडेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 यहाँ पे 2 के साथ में यूज़ हुआ है। फिर नंबर 5 पर क्वेश्चन है द म्यूजिशियन डिसाइडेड, एक म्यूजिशियन ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, व्हाट डिड द म्यूजिशियन डिसाइड टू डू, म्यूजिशियन ने क्या करने का डिसाइड किया। आंसर है क्या म्यूजिशियन डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, एक म्यूजिशियन ने डिसाइड किया कि वह पुंगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। नंबर 2 है कि फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खान वाले टेक्स्ट पर से फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वर्ड्स या फ्रेजेस को फाइंड करना है दैट मैच दीज डेफिनेशंस एंड राइट देम डाउन, जो इन डेफिनेशंस के साथ में मैच करती हों और उनको हमें नीचे लिखना है। द नंबर ऑफ द पैराग्राफ्स वेयर विल यू विल फाइंड द वर्ड्स फ्रेजेस हैज़ बीन गिवन फॉर यू इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपको वह पैराग्राफ का नंबर दिया हुआ है जहाँ पर कि आप इन वर्ड्स को या फ्रेजेस को पा सकते हो। तो बिस्मिल्लाह खान के पाठ में से उन शब्दों को चुनो जो इन परिभाषाओं से मेल खाते हैं, और उनकी संख्या भी हमें दी गई है जिनमें आपको ये शब्द मिलेंगे, यानी कि उन पैराग्राफ्स का पेज नंबर हमें दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है द होम ऑफ रॉयल पीपल, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अ पार्ट विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, विदाउट मच एफर्ट, क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ एंड। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब नंबर 1 है द होम ऑफ रॉयल पीपल, रॉयल पीपल के घर को क्या बोलते हैं, पैलेस, पैलेस यानी महल। तो यहाँ पे क्या आएगा, पैलेस। फिर है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अलोन होने की स्थिति को क्या बोलते हैं, सॉलिट्यूड। फिर है नंबर 3 पर अ पार्ट विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, बिल्कुल नेसेसरी, बहुत ज़्यादा आवश्यक होने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, बहुत आवश्यक कंपोनेंट भाग। फिर है टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, यानी कि ऐसा कुछ करना जो पहले नहीं किया गया हो, तो इम्प्रोवाइज। आगे है विदाउट मच एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के, तो एफर्टलेसली। आगे है क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी, जल्दी से और बहुत बड़ी मात्रा में, तो क्विकली एंड लार्ज क्वांटिटीज, तो थिक एंड फास्ट। नंबर 3 है टिक द राइट आंसर, राइट आंसर को हमें टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए व्हेन समथिंग इज रिसीव्ड इट रिमेन्स डेड और लाइव्स अगेन, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर यह 2 वर्ड्स दे रखे हैं, तो इनमें से हमें एक जो राइट वन है उसको चूज़ करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है।
तो इन्हें आंसर के साथ में देखते हैं। नंबर 1 है व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट, तो इसमें क्या है देखिए, ब्रैकेट के अंदर ब्लू पेन से लिखा हुआ है लाइव्स अगेन। जब किसी चीज़ को रिवाइव्ड किया जाता है यानी कि उसका पुनः उत्थान किया गया है तो इट रिमेन्स डेड या लाइव्स अगेन, तो इट लिव्स अगेन, तो यह पुनः जीवित हो जाता है। व्हेन ए गवर्नमेंट बैन्स समथिंग, जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को बैन कर देती है तो इट वॉन्ट्स इट स्टॉप्ड या स्टार्टेड, तो ये स्टॉप्ड हो जाता है या स्टार्टेड हो जाता है, तो इसमें क्या आएगा स्टॉप्ड। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है स्टॉप्ड, तो यह राइट कौन सा हुआ स्टॉप्ड। व्हेन नंबर 3 है व्हेन समथिंग इज कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, जब किसी चीज़ को ऑस्पिशियस यानी कि मांगलिक कंसीडर किया जाता है तो वह क्या होता है वेलकम इट या अवॉइड इट, तो उसका हम वेलकम करते हैं या इसको अवॉइड करते हैं, तो हम उसका क्या करते हैं वेलकम करते हैं, तो वेलकम इट। फिर है व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट बोरिंग या इंटरेस्टिंग, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या पाते हैं तो वी फाइंड इट, तो हम उसको कैसा पाते हैं बोरिंग या इंटरेस्टिंग, तो जब हमने कोई चीज़ प्राप्त की तो वो हमें कैसी लगेगी बोरिंग लगेगी या इंटरेस्टिंग लगेगी, तो कैसी लगेगी इंटरेस्टिंग, तो क्या आएगा इसमें आंसर इंटरेस्टिंग। नंबर 5 है व्हेन यू अप्रिशिएट समथिंग, जब आप कोई चीज़ को अप्रिशिएट करते हो तो यू फाइंड इट गुड एंड यूजफुल या फिर फाइंड इट ऑफ नो यूज़, तो आप इसे गुड और यूज़फुल फाइंड करते हो या फिर इसको नो यूज़ का फाइंड करते हो, तो जब हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं फाइंड इट गुड एंड यूजफुल। नंबर 6 है व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग यू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम और फॉर द सेकेंड टाइम, जब आप कोई चीज़ की रेप्लिकेट करते हो यानी कि उसकी प्रतिकृति बनाते हो तो यू डू इट, तो उसको आप कैसे करते हो, वो फर्स्ट टाइम होती है या फिर सेकेंड टाइम होती है, क्योंकि जो रेप्लिका होती है वो सेकेंड टाइम में होती है, तो फॉर द सेकेंड टाइम। फिर नंबर 7 है व्हेन वी कम टू टर्म्स विद समथिंग इट इज़ स्टिल अपसेटिंग या नो लॉन्गर अपसेटिंग, तो इसमें क्या आएगा यह नो लॉन्गर अपसेटिंग, तो देखिए यहाँ पर ब्लू पेन से लिखा हुआ है नो लॉन्गर अपसेटिंग। नंबर 4 डिक्शनरी वर्क, द साउंड ऑफ द शहनाई इज़ ऑस्पिशियस, यानी कि जो शहनाई की जो साउंड होती है वह कैसी होती है ऑस्पिशियस होती है यानी कि मांगलिक होती है। द ऑस्पिशियस साउंड ऑफ द शहनाई इज़ यूजुअली हर्ड एट मैरिजेज, मंगल ध्वनि वाली शहनाई की जो आवाज़ होती है वह मैरिजेज यानी कि शादियों में सुनी जाती है। द एडजेक्टिव ऑस्पिशियस कैन अकर आफ्टर द वर्ब बी एज इन द फर्स्ट सेंटेंस, यानी कि जो ऑस्पिशियस एडजेक्टिव है विशेषण है वह पहले सेंटेंस में वर्ब बी के बाद में आया है, और बिफोर अ नाउन एज इन द सेकंड, और सेकंड वाले सेंटेंस में यह नाउन से पहले आया है। बट देयर आर सम एडजेक्टिव्स विच कैन बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब, लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनको कि हम वर्ब के बाद में यूज करते हैं एंड नॉट बिफोर अ नाउन, और नाउन से पहले यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल दिया है कि उस्ताद फैयाज़ खान वाज ओवर जॉयड, उस्ताद फैयाज़ खान बहुत ज़्यादा मजाकी थे, ओवर जॉयड थे, खुश इंसान थे, तो वी कैन नॉट से द ओवर जॉयड मैन, तो हम इसको ओवर जॉयड मैन नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ओवरजॉयड है यह एडजेक्टिव है, तो दूसरे सेंटेंस में यह नाउन से पहले है और पहले सेंटेंस में यह वर्ब के बाद में है, तो वर्ब के बाद में यूज़ हो रहा है तो सेंटेंस सही बन रहा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है कि यह नाउन से पहले है, तो इसका मतलब ओवरजॉयड जो एडजेक्टिव है यह नाउन से पहले यूज़ नहीं होगा। Look at these entries from the Oxford Advanced Learners Dictionary 2005. Elder adjective noun. Adjective 1 only before noun, यानी कि जब adjective केवल noun से पहले लग रहा है। Of people especially two members of the same family, दो व्यक्ति सेम फैमिली के अंदर से अगर हैं तो हम older, my elder brother, his elder sister, यानी कि मेरा बड़ा भाई उसकी बड़ी बहन। दूसरा है कि द एल्डर यूज्ड विदाउट अ नाउन,
बिना नाउन के यूज़ करना है। इमीजिएटली आफ्टर इट टू शो हु इज़ द ओल्डर ऑफ द टू पीपुल। तो यह क्या बताता है? इमीजिएटली आफ्टर इट टू शो हु इज़ द ओल्डर ऑफ द टू पीपुल, यानी कि दो व्यक्तियों में से बड़ा कौन है। द एल्डर ऑफ देयर टू सन्स, द एल्डर ऑफ देयर टू सन्स, उसके दो बेटों में से बड़ा वाला। द एल्डर फॉर्मल में जब यूज़ करेंगे एल्डर को तो यूज्ड बिफोर और आफ्टर सब्जेक्ट्स नेम, सब्जेक्ट्स नेम के बिफोर और आफ्टर में अगर यूज़ करना है टू शो दैट दे आर द ओल्डर ऑफ टू पीपल, यानी कि वे दो व्यक्तियों में से बड़ा है। हु हैव द सेम नेम, द एल्डर पिटी और द पिट द एल्डर, यानी कि एल्डर पिट या फिर पिट द एल्डर। फिर है अवेक एडजेक्टिव अगर यूज़ करेंगे तो वर्ब में देखिए एडजेक्टिव नॉट बिफोर नाउन, अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले नहीं है तो नॉट अ स्लेव, स्पेशली इमीजिएटली बिफोर और आफ्टर स्लीपिंग, यानी कि स्लीपिंग से स्लीपिंग जो है ये बिफोर और आफ्टर स्लीपिंग, यानी कि स्लीपिंग से पहले और बाद में यह यूज़ होता है। टू बी हाफ या फुली अवेक, यानी कि पूरी तरह से अवेक है या हाफ मतलब आधे तरह से जगा हुआ है या पूरी तरह से जगा हुआ है। टू बी वाइड अवेक, आई वॉज स्टिल अवेक व्हेन ही केम टू बेड, यानी कि मैं अभी अभी जगा हूँ जबकि वह कमरे में आया। कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपकी डिक्शनरी से कंसल्ट करिए और इस टेबल को कंप्लीट करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला सेंटेंस करके दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव दिए गए हैं तो ये सब एडजेक्टिव हैं, ये सारे एडजेक्टिव के नेम दिए गए हैं। फिर है ओनली बिफोर नाउन, तो जैसे सबसे पहले दिया है इंडिस्पेंसिबल, तो इसको हमें बताना है कि इसका यूज़ ओनली बिफोर नाउन होता है या नॉट बिफोर नाउन होता है या फिर बोथ बिफोर आफ्टर द वर्ब बी, या फिर इसको हम बिफोर और आफ्टर वर्ब बी के यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें टिक लगाना है, तो इन तीनों में से जहाँ पर भी ये यूज़ होता है उस तरह से हमें यूज़ लगाना है और इसका टिक लगाना है। तो जैसे इंडिस्पेंसिबल दिया हुआ है तो यानी कि ये यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, और नॉट बिफोर नाउन यहाँ पर भी यूज़ नहीं होता है, लेकिन बोथ बिफोर आफ्टर द वर्ब बी, लेकिन जो बी वर्ब होती है उसके बिफोर और आफ्टर यह यूज़ होता है। तो इस प्रकार से हमको ये टेबल पूरी भरनी है। तो आइए इसे उत्तर के साथ में देखते हैं। देखिए इंडिस्पेंसिबल है तो इसमें कहाँ टिक लगा रखा है कि बोथ बिफोर आफ्टर द वर्ब बी, यानी कि यह वर्ब बी के बिफोर और आफ्टर दोनों यूज़ हो सकता है। फिर है इम्प्रेस्ड, तो यह कहाँ है, इसके नीचे टिक कर रखा है नॉट बिफोर नाउन, यानी कि नाउन से पहले ये यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पर यह टिक कर रखा है, ये देखिए यहाँ पर टिक लगा रखा है। फिर है अफ्रेड, तो अफ्रेड भी सेम ही है कि नॉट बिफोर नाउन। फिर है आउटडोर, ओनली बिफोर नाउन, इसका यूज़ कहाँ पर है, ओनली बिफोर नाउन, नाउन से पहले, केवल नाउन से पहले ये यूज़ होगा। फिर है पैटर्नल, पैटर्नल में क्या है, बोथ बिफोर आफ्टर द वर्ब बी, यह वर्ब बी के पहले और बाद में यूज़ होता है। फिर है काउंटलेस, काउंटलेस में भी बोथ बिफोर आफ्टर द वर्ब बी। फिर है प्राइसलेस, प्राइसलेस को बोथ बिफोर आफ्टर द वर्ब बी के पहले और बाद में यूज़ होता है। तो अब देखिए इनसे सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले है इंडिस्पेंसिबल, तो इंडिस्पेंसिबल में क्या था कि पॉजिटिव थिंकिंग इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अ हैप्पी लाइफ। दूसरा है कि सम इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट्स आर डिफेक्टिव। तो इस प्रकार से इंडिस्पेंसिबल का ये बिफोर और आफ्टर जो बी वर्ब है उसके पहले और उसके बाद में। तो यहाँ पर तो देखिए ये बी वर्ब हो गई आपकी इज़, तो इज़ डिस्पेंसिबल यानी कि इसके बाद में है, वर्ब के बाद में। उसके बाद है कंपोनेंट्स आर, यानी कि ये बी वर्ब से पहले है, तो बिफोर और आफ्टर। फिर इम्प्रेस्ड, आई वॉज इम्प्रेस्ड विद हर गुड मैनर्स। फिर अफ्रेड, शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर। फिर आउटडोर, क्रिकेट इज़ आउटडोर, क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम। तो आउटडोर क्या है, एडजेक्टिव से इसने सेंटेंस बनाया है। अब है पैटर्नल, तो देखिए इंडियन फैमिलीज आर पैटर्नल,
पैटर्नल लव एंड केयर इज नीडेड बाय चिल्ड्रन। तो पैटर्नल का यूज़ देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब के बाद में है, बी वर्ब के बाद में है, और यहाँ पर देखिए पैटर्नल, तो यहाँ पर यह इस बी वर्ब से पहले है, तो बिफोर एंड आफ्टर यह इस एडजेक्टिव का यूज़ होगा। फिर काउंटलेस, स्टार्स आर काउंटलेस, काउंटलेस व्हीकल्स आर ऑन रोड्स, तो यह है नाउन से बिफोर एंड आफ्टर दोनों में इसका यूज़ होगा। प्राइसलेस, ऑनेस्टी इज प्राइसलेस, प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन फॉर वर्ल्ड पीस इज नीडेड, तो यहाँ पर देखिए यह भी नाउन के बिफोर और आफ्टर, बी वर्ब जो है उसके पहले और बाद में प्राइसलेस एडजेक्टिव का यूज़ होगा। स्पीकिंग नंबर 1 है, इमेजिन द फेमस सिंगर किशोरी अमोनकर इज गोइंग टू विजिट योर स्कूल। यह इमेजिन करिए या यह मान लीजिए कि प्रसिद्ध गायिका किशोरी अमोनकर आपके विद्यालय में विजिट करने के लिए आने वाली हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस हर टू द ऑडियंस बिफोर हर परफॉर्मेंस, तो उनके परफॉर्मेंस से पहले आपको उनका परिचय जो आपके ऑडियंस हैं या सुनने वाले जो हैं उनसे कराने के लिए कहा गया है। हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस हर, तो आप उनका इंट्रोडक्शन या उनका परिचय कैसे कराएंगे। हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट किशोरी अमोनकर, यहाँ किशोरी अमोनकर के बारे में कुछ सूचना है। यू कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट, आप इसे इंटरनेट पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑफ द मेन पॉइंट्स अबाउट, इस पैसेज को पढ़िए और इसमें से कुछ मुख्य बिंदुओं पर नोट्स बनाइए। जैसे नंबर 1 दे रखा है हर पेरेंटेज, यानी कि उसके माता पिता या फिर पितृत्व या मातृत्व या उनकी उत्पत्ति के विषय में नोट बनाएं। नंबर 2 है द स्कूल ऑफ म्यूजिक शी बिलोंग्स टू, और संगीत का वह घराना जिससे कि वह संबंधित थी। द स्कूल ऑफ म्यूजिक शी बिलोंग्स टू, संगीत का वह घराना जिससे कि वह संबंधित हैं। हर अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, इनके ऊपर भी आपको नोट बनाना है। हर इंस्पिरेशन, उनकी प्रेरणा क्या रही है। अवार्ड्स, यानी कि उन्हें जो पुरस्कार मिले हैं उसकी भी आपको सूची बनानी है। फिर है पद्म भूषण, किशोरी अमोनकर वाइडली कंसीडर्ड द फाइनेस्ट फीमेल वोकलिस्ट ऑफ हर जनरेशन। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर वाइडली कंसीडर्ड द फाइनेस्ट फीमेल वोकलिस्ट ऑफ हर जनरेशन। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर को अपनी जनरेशन की सबसे फाइनेस्ट फीमेल वोकलिस्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है। वॉज बॉर्न इन 1931, जिनका जन्म 1931 में हुआ था। डॉटर ऑफ अनदर ग्रेट आर्टिस्ट श्रीमती मोगूबाई कुर्दीकर, वह श्रीमती मोगूबाई कुर्दीकर जो कि एक अन्य ग्रेट आर्टिस्ट थी, उनकी बेटी थी। इन हर अर्ली ईयर्स, उनके शुरुआती दौर में, शी एब्जॉर्ब्ड द अप्रोच एंड रेpertoire ऑफ हर डिस्टिंग्विश्ड मदर्स टीचर उस्ताद अलादिया खान। इन हर अर्ली एज, यानी कि शुरुआती ईयर्स में उन्होंने अपने दृष्टिकोण और प्रदर्शनों की सूची से, रेpertoire यानी कि प्रदर्शनों की सूची से, हर डिस्टिंग्विश्ड मदर्स, उनकी जो माता थी, उनकी टीचर थी उस्ताद अदिल्या खान से डिस्टिंग्विश हो गई, कुछ अलग हो गई, उनसे वह दूर हो गई। एज हर ओन स्टाइल डेवलप्ड, और उन्होंने अपनी खुद की स्टाइल डेवलप की। हाउएवर, फिर भी, शी मूव्ड अवे फ्रॉम अलादिया खान्स जयपुर अट्रोली घरानाज स्टाइल इन सम रिस्पेक्ट्स, वह अलादिया खान्स का जो जयपुर अट्रोली घराना था उनकी स्टाइल से अपने रिस्पेक्ट के साथ में वह मूव्ड अवे, अलग हो गई। एंड एज ए मैच्योर आर्टिस्ट, और एक मजबूत कलाकार के रूप में, मैच्योर आर्टिस्ट के रूप में, हर अप्रोच इज यूजुअली रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल, तो उनकी जो अप्रोच थी, उनका जो पहुंच थी, वह एक इंडिविजुअल कलाकार के रूप में बढ़ी। इफ नॉट यूनिक वेरिएंट ऑफ द जयपुर मॉडल, यूनिक नहीं थी, वेरिएंट ऑफ द जयपुर मॉडल, यानी कि वह जयपुर मॉडल में भिन्न भिन्न प्रकार से थी। किशोरी अमोनकर इज अ थिंकर, किशोरी अमोनकर विचारक हैं। बी सॉर्टेड बाय वॉट शी कॉल्स द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ हर रागाज, उनके मिस्टीरियस वर्ल्ड्स के जो रागाज थे उनके लिए उनको अवार्ड भी दिए गए हैं। शी डाइसेक्ट दैम विद द प्रिसीजन ऑफ ए परफेक्शनिस्ट,
उन्होंने उसमें डाइसेक्ट किया है, यानी कि उन रागाओं में कुछ परिवर्तन करा है विद द प्रिसीजन ऑफ अ परफेक्शनिस्ट, एक बिल्कुल परफेक्शनिस्ट के हिसाब से उनमें कुछ बदलाव किए हैं। ऑलमोस्ट लाइक अ साइंटिस्ट, बिल्कुल साइंटिस्ट के जैसे उन्होंने उनमें कुछ बदलाव करा है। Until the most subtle of shades and emotions emerge and re-emerge, जब तक कि उनके अंदर जो इमोशंस थे यानी कि भाव और शेड्स यानी कि उनके जो प्रकार हैं उनको बहुत अच्छी तरह से वो नहीं हो गए हैं, तब तक उन्होंने उनके अंदर बदलाव किया है, रागास के अंदर उन्होंने बदलाव किया है। She is very much inspired by the teaching of the ancient Vedic sages. वह जो हमारे पुराने समय के ऋषि हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। वैदिक सेजेस जो हमारे वैदिक ऋषि हैं, रिटन एट अ टाइम व्हेन वोकल म्यूजिक वाज हाईली डिवोशनल इन कैरेक्टर। वैदिक सेजेस यानी कि वैदिक जो ऋषि हैं, रिटन एट अ टाइम वह लिखा गया है जब वैन वोकल म्यूजिक वाज, जबकि यह वोकल म्यूजिक था जो अपने हाईली डिवोशनल इन कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा डिवोशनल था। दिस सोल सर्चिंग क्वालिटी ऑफ हर म्यूजिक, यह सोल सर्चिंग जो क्वालिटी थी उनके म्यूजिक के अंदर, कपल्ड विद अ वेरी इंटेलेक्चुअल अप्रोच to raga performance has gained her quite a following in India and has helped to revive the study of ख्याल। coupled with a very intellectual approach, इसके साथ में ही उनकी जो बौद्धिक क्षमता थी, इंटेलेक्चुअल अप्रोच का मतलब उनकी जो बौद्धिक क्षमता थी, टू रागा के लिए, परफॉर्मेंस हैज गेन्ड हर क्वाइट अ फॉलोइंग इन इंडिया, तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी फॉलोइंग इन इंडिया के साथ में ही, एंड हैज़ हेल्प टू रिवाइव द स्टडी ऑफ ख्याल, यानी कि ख्याल की स्टडी को रिवाइव करने के लिए यानी कि उसका उत्थान करने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। सिग्निफिकेंट अवार्ड्स बेस्टोड ऑन दिस आर्टिस्ट, सिग्निफिकेंट अवार्ड्स यानी कि जो जाने माने अवार्ड्स हैं, बेस्टोड ऑन दिस आर्टिस्ट, इन आर्टिस्ट को दिए गए हैं। इंक्लूड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, इसके साथ में इंक्लूड करते हुए कौन सा अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, जो कि उन्हें 1985 को दिया गया था। द पद्म भूषण 1987, और पद्म भूषण कब दिया गया था, 1987 में। एंड द हाईली कोवेटेड संगीत समृद्धि अवार्ड, और बहुत ही ज़्यादा सम्मान वाला अवार्ड जिसका नाम है संगीत नाटक समृद्धि अवार्ड, कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जिसे कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक अवार्ड माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। इन 1997, यह इन्हें 1997 में दिया गया है। आंसर में नोट मेकिंग नंबर 1 है हर पेरेंटेज यानी कि उनके पितृत्व या मातृत्व या फिर उत्पत्ति, तो जैसे बॉर्न इन 1931। नंबर 2 है मदर श्रीमती मागोबाई कुर्दीकर, अनदर ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, इनकी उनकी माता हैं मागोबाई कुर्दीकर जो कि दूसरी और बड़ी आर्टिस्ट हैं। नंबर 2 पर देखेंगे तो द स्कूल ऑफ द म्यूज़िक शी बिलोंग्स टू, वह स्कूल म्यूज़िक का जिससे कि वह संबंध रखती हैं। इनिशियली जयपुर अटरौली घराना, शुरुआत में तो उन्होंने जयपुर अटरौली घराना से ही म्यूज़िक सीखा, उसके बाद एज ए मैच्योर आर्टिस्ट, और मैच्योर आर्टिस्ट होने पर वेरिएंट ऑफ द जयपुर मॉडल, जयपुर में अलग अलग वो भिन्न भिन्न प्रकार के उनसे जुड़ी रहीं। फिर अचीवमेंट्स यानी कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए। हर अप्रोच इज़ इंडिविजुअल, इनकी जो सोच थी वह इंडिविजुअल थी। अ थिंकर, सोचने वाली हैं। अ परफेक्शनिस्ट लाइक अ साइंटिस्ट, और इस तरह से परफेक्शनिस्ट हैं जैसे कि एक साइंटिस्ट होता है। हेल्प टू रिवाइव द स्टडी ऑफ ख्याल, और ख्याल की स्टडी में उन्होंने बहुत हेल्प की है, यानी कि ख्याल की जो स्टडी है उसके अध्ययन में उन्होंने बहुत मदद की। हर इंस्पिरेशन, उनकी इंस्पिरेशन क्या है, उनकी प्रेरणा क्या है, एंशियंट वैदिक सेजर्स, यानी कि हमारे जो प्राचीन वैदिक ऋषि हैं वो उनके इंस्पिरेशन हैं। फिर अवार्ड्स, यानी कि उन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, तो 1985 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, 1987 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, और 1997 में संगीत समृद्धि अवार्ड। नंबर 2 है कि यूज़ योर नोट्स ऑन किशोरी अमोनकर टू इंट्रोड्यूस हर टू एन इमेजिनरी ऑडियंस। अब आपने जो ये नोट्स बनाए हैं
इन्हें जो कि किशोरी अमोनकर के पूरे हैं, इनको आप इमेजिनरी ऑडियंस यानी कि जो कल्पना वाले ऑडियंस होते हैं उनके समक्ष आप इंट्रोड्यूस करें या उनको अपने नोट्सों का प्रयोग करें किशोरी अमोनकर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। यू मे यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस टू इंट्रोड्यूस अ गेस्ट। आप फॉलोइंग फ्रेजेस को यानी कि वाक्यांशों को भी किसी भी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस, या फिर आई फील प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस, या फिर वी वेलकम यू। तो इनमें से आप किसी भी एक फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई एम ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस, मैं इनका इंट्रोडक्शन कराने का बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, या आई फील प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस, या मुझे यह प्रिविलेज मिला है इनको इंट्रोडक्शन देने के लिए, या फिर वी वेलकम यू, हम आपका स्वागत करते हैं। तो इनमें से आप कोई सी भी फ्रेज यूज़ कर सकते हो। अब आपके सामने इमेजिनरी ऑडियंस है, तो अब आप उनके सामने किस प्रकार से किशोरी अमोनकर का इंट्रोडक्शन देंगे। आई फील प्रिविलेज्ड, मैं बहुत प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ, टू इंट्रोड्यूस टू यू टू आ ग्रेट क्लासिकल सिंगर किशोरी अमोनकर, कि मैं आपको किशोरी अमोनकर जो कि बहुत ग्रेट क्लासिकल सिंगर हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाने के लिए बहुत प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ। शी वॉज बॉर्न इन 1931, वह 1931 में पैदा हुई थी। हर मदर श्रीमती मोगूबाई कुर्दीकर इज़ ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्लासिकल सिंगर, उनकी माता श्रीमती मोगूबाई कुर्दीकर वह भी एक बहुत ही ग्रेट डिस्टिंग्विश्ड क्लासिकल सिंगर थी। हर मदर्स गुरु उस्ताद अलादिया खान ट्रेंड हर इन जयपुर अटरोली घराना स्टाइल, उनकी माता की गुरु उस्ताद अलादिया खान ने उन्हें जयपुर अटरोला घराना की स्टाइल जो है उसमें ट्रेंड किया, वह सिखाया उनको। लेटर बाद में शी डेवलप्ड हर इंडिविजुअल स्टाइल, और बाद में उन्होंने अपनी खुद की स्टाइल डेवलप की। शी परफेक्टेड द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ हर रागास, उन्होंने मिस्टीरियस वर्ल्ड यानी कि इस रहस्यमयी संसार को अपनी रागास से परफेक्ट किया। लाइक ए साइंटिस्ट, जैसे कि एक साइंटिस्ट करता है। एंड रिवाइव्ड ख्याल, और ख्याल का काफ़ी उन्होंने उद्धार किया, उत्थान किया। एंशियंट वैदिक सेजेस हैज़ बीन हर इंस्पिरेशंस, बहुत पुराने जो ऋषि हैं वैदिक ऋषि हैं वो उनकी इंस्पिरेशन रहे हैं, प्रेरणा रहे हैं। इन 1985 1985 में शी रिसीव्ड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, 1985 में उन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया गया। इन 1987 पद्मा भूषण, और 1987 में उन्हें पद्मा भूषण दिया गया। एंड इन 1997 संगीत समृद्धि अवार्ड, और 1997 में उन्हें संगीत समृद्धि अवार्ड दिया गया। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरह से आप एक इमेजिनरी जो ऑडियंस है उनको आप किशोरी अमोनकर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। राइटिंग, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप हार्ड वर्क करते हो और ये जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो वहाँ आप पहुँच ही जाएंगे। सेज एवलिन ग्लेनी, यह एवलिन ग्लेनी कहती है। इफ़ यू हैव नाउ रीड अबाउट टू म्यूजिशियंस, अब आपने दो म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ लिया है, एवलिन ग्लेनी एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो वो दो कौन हैं म्यूजिशियन, एक तो एवलिन ग्लेनी एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, दैट दे बोथ वर्कड हार्ड, कि उन्होंने दोनों ने कठिन परिश्रम किया। वेयर डिड दे वांट टू गो, वो दोनों कहाँ जाना चाहते थे, यानी कि उनका टारगेट क्या था। आंसर दिस क्वेश्चन इन 2 पैराग्राफ्स, इनका आंसर 2 पैराग्राफ के अंदर देना है। वन ऑन ईच ऑफ द 2 म्यूजिशियंस, यानी कि एक अनुच्छेद दोनों संगीतज्ञों के बारे में, यानी कि एक पैराग्राफ दोनों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है एवलिन ग्लेनी के बारे में, कि एवलिन ग्लेनी प्रूव्ड बाय हर पर्सनल एग्जाम्पल, एवलिन ग्लेनी ने अपने पर्सनल उदाहरण के द्वारा सिद्ध किया है कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि आप हार्ड वर्क करें और जाने कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ग्लेनी वॉज डेफ एंड शी वॉन्टेड टू बी पक्षनिष्ठ, जो ग्लेनी थी वह डेफ थी यानी कि बहरी थी, एंड शी वॉन्टेड टू बी ए पक्षनिष्ठ,
वह एक ड्रम बजाने वाली या एक ताल वादक बनना चाहती थी। इट अपीयर्ड इम्पॉसिबल, और यह असंभव लग रहा था। एवरीबडी डिस्करेज्ड हर, हर कोई उसे डिस्करेज कर रहा था, निराश कर रहा था। बट शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। अ परकशनिस्ट शोड हर द वे, एक ताल वादक ने उसे रास्ता दिखाया। शी कुड हेयर थ्रू हर बॉडी, वह अपनी बॉडी से सुन सकती थी। शी वॉज इंस्पायर्ड, वह प्रेरित थी। बट इट रिक्वायर्ड अ सीजलेस हार्डवर्क, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम जरूरी था। टू बी मल्टी पर्कशनिस्ट, यानी कि बहुत बहुमुखी ताल वादक बनने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ज़रूरी था। शी हैज़ मास्टरी ऑफ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, उसने लगभग 1000 वाद्य यंत्र बजा सकती थी, यानी कि उनके ऊपर उसने मास्टरी कर ली थी। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, यह डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प और हार्ड वर्क का ही रिजल्ट था, नतीजा था कि उसने 1000 इंस्ट्रूमेंट्स पर मास्टरी कर ली थी। नंबर 2 है, अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज़ अनदर शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक अनदर एग्जाम्पल हैं किसके, डिटर्मिनेशन के और हार्ड वर्क के। टू बी द मैस्ट्रो शहनाई प्लेयर, जिससे कि वे एक सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक बने। ही स्टार्टेड लर्निंग शहनाई एट एन अर्ली एज ऑफ 3, उन्होंने 3 साल की उम्र में ही शहनाई बजाना स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था। ही प्रैक्टिस्ड प्लेइंग इट इन द टेम्पल्स ऑफ बनारस, वह बनारस के मंदिरों में इसको बजाने की प्रैक्टिस करते थे। ही वेंट टू द लोनली बैंक्स ऑफ द गंगा, वह गंगा के किनारों पर जाते थे। एंड लिसन टू द फ्लोइंग वाटर्स, और बहते हुए पानी को सुनते थे। ही वॉज सो डिवोटेड टू शहनाई, वह शहनाई के लिए इतने ज़्यादा समर्पित थे। दैट सी इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिक ऑफ द होली रिवर, कि वे गंगा के पवित्र नदी गंगा के संगीत से इसके लिए प्रेरणा पाते थे। ही इन्वेंटेड रागास, उन्होंने ऐसे रागों का आविष्कार किया। दैट वर कंसिडर्ड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द शहनाई, कि जो शहनाई के क्षेत्र से बाहर समझे जाते थे, ऐसे रागास का उन्होंने इन्वेंशन किया। इट इज़ थ्रू लॉन्ग प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन, यह लंबे अभ्यास और दृढ़ निश्चय के द्वारा ही दैट ही हैज़ गेन वर्ल्ड रिनोन एंड द कोवेटेड भारत रत्न, कि उन्होंने विश्व प्रसिद्ध व भारत रत्न प्राप्त किया है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी क्वेश्चंस को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।